हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 9, जिसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो इससे पहले हम देख चुके हैं मॉडर्न एजुकेशन जो आई, या फिर प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन की जो हमने बात की, उसमें क्या एवोल्यूशन था, क्या क्या चीज़ें आई, फिर करंट में कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो सारा कुछ हमने कवर कर चुके हैं। हम स्पेसिफिकली वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पहले हम गो थ्रू हो जाते हैं कि हम इसमें क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसमें हम प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहली कोई चीज़ कहीं हुई 1854 में वुड्स डिस्पैच, फिर 1882 में हंटर कमीशन, 1929 हर्तोग कमेटी, 1934 सप्रू कमेटी रिपोर्ट, 1937 अबॉट एंड वुड रिपोर्ट, 1937 अगेन वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, 1941 वार टेक्नीशियन स्कीम, 1944 सर्जेंट प्लान, 1945 ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन। फिर आगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1948-49 में हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है, वो भी कुछ वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है। 1948 में आपका ट्रेनिंग स्कीम फॉर क्राफ्ट्समैन, जो आपका CTI स्टार्ट होते हैं। CTI मींस क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो स्टार्ट होते हैं इसी स्कीम के अंदर स्टार्ट होते हैं। फिर 1950 में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम की बात होती है, जिसमें ITIs ओपन किए जाते हैं। 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है, उसमें भी वोकेशनल एजुकेशन पे कुछ कमेंट्स की जाती हैं। इवनिंग क्लासेस स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की 1958। 1959 में नेशनल अप्रेंटिस स्कीम स्टार्ट होती है, उसको एक्ट के थ्रू आपको बाइंडिंग किया जाता है। 6 CTI न्यू ओपन होते हैं 61 में, 64 में कोठारी कमीशन। तो ये ईयरली हमने सीक्वेंस के तरीके से रखा गया है, जिससे अगर क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे और इवोल्यूशन तो टाइम बाय टाइम हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। 1972 में फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन होता है। फर्स्ट EPI हैदराबाद। ये सब हम डिटेल में जाएंगे, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। टोटल हम देखा जाए तो हम जाएंगे नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। 2010 तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ स्किल की और वोकेशनल एजुकेशन के फील्ड में, वो सारा हम कुछ यहाँ कवर करने वाले हैं। 2010 के बाद जो चीजें हुई हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में विद द एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट मॉड्यूल्स। तो इस मॉड्यूल में हम 2010 तक जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद 1854 वुड्स डिस्पैच। तो हमने डिटेल में वुड्स डिस्पैच को देखा कि क्या क्या इसमें हुआ। इसने जो डाउन ट्रोडन थ्योरी थी, जो मैक्लो मिनट्स की, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने नए कंसेप्ट दिए, नए पैरामीटर्स दिए। उसको फॉलो करने के लिए हमने कुछ कुछ पॉइंट्स पहले देखे। हम स्पेसिफिकली यहाँ बात कर रहे हैं तो सबसे पहला अगर मॉडर्न इंडिया में कोई वोकेशनल एजुकेशन की बात की तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच में हुई। इन्होंने बोला प्रमोशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट। एक्चुअली ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। यही वो टाइम था जब रेलवेज आ चुकी थी, रोडवेज का डेवलपमेंट शुरू हो रहा था। रेलवेज, रोडवेज एंड कॉटन मिल्स, ऑल दीज थिंग्स हैज बीन स्टार्टेड टिल दैट टाइम। तो इसके लिए अब स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत थी। तो वुड्स डिस्पैच में एजुकेशन में स्पेशली इन्होंने ये मेंशन किया कि प्रमोट एस्टेब्लिश करने वोकेशनल एजुकेशन सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिससे हमें स्किल्ड वर्कर मिलेंगे। और वो जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था इंडिया में, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स था, वो अलग बात है। हमारा उनका पर्पस मेन था कि उन्हें स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ जाए, रिक्वायरमेंट है तो वो यहीं से फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच में ये बातें की। तो क्वेश्चन आ रहा है जो होता है, इन द मॉडर्न इंडिया द वेरी फर्स्ट टाइम which committee or which commission recommended the
establishment of vocational education in India. So Woods Dispatch 1854 में आया, उसमें ये बात की गई. फिर दूसरी बार अगर कहीं बात की गई तो 1882 में आपका हंटर कमीशन आता है. और हंटर कमीशन क्या कहता है कि जो हाई स्कूल है आपका, हाई स्कूल को दो पार्ट में ब्रेक करो. हाई स्कूल की जो एजुकेशन होगी दो स्ट्रीम में होगी. एक स्ट्रीम होगी लिटरेरी कोर्सेज की और एक स्ट्रीम होगी आपकी वोकेशनल कोर्सेज की. तो उन्होंने हाई स्कूल को दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक लिटरेरी कोर्सेज के लिए और एक वोकेशनल कोर्सेज के लिए. अब लिटरेरी कोर्सेज से जो हाई स्कूल करके जाएगा उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिल जाएगा. उस टाइम पे 11th-12th ये सब नहीं था, वो बाद में रिकमेंड किया गया था डिफरेंट कमेटीज के थ्रू. ये हम देख चुके हैं पहले. यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए अगर आपको जाना है हायर एजुकेशन के लिए तो आपको लिटरेरी कोर्सेज को जाना होगा, लिटरेरी कोर्सेज को कवर करना होगा इन हाई स्कूल. और अगर जो वोकेशनल कोर्सेज को कवर करेगा इन हाई स्कूल वो जाएगा आपका जो कॉमर्शियल एप्लीकेशंस या फिर स्किल्ड वर्कर की जहाँ पे जरूरत पड़ रही है, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए जो जरूरत पड़ रही है उसको लिए आपको वोकेशनल कोर्सेज को करना पड़ेगा. तो ये हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन था. इसके बाद अगर मेजर कोई चीज आती है वोकेशनल एजुकेशन केस में तो 1929 में हर्तोग कमेटी, जो हर्तोग कमेटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये साइमन कमीशन जो आता है आपका उसकी सब कमेटी होती है जो एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करती है कि एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए. तो हर्तोग कमेटी क्या कहती है कि एजुकेशन की जो कंडीशन है वेरी पुअर. वो कहते हैं कि एजुकेशन की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर चल रही है इंडिया में. और उसका मेजर उन्होंने रीजन बताया था कि बहुत नंबर ऑफ ये जो स्कूल्स ओपन, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, बहुत ज्यादा स्कूल्स खोले जा रहे हैं और जो अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो भी 10th-12th में एडमिशन ले रहे हैं. तो इन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी कि क्या करना क्या चाहिए. इनकी रिकमेंडेशंस होती है कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट्स will enter into 10th and 12th. और अदर जो एवरेज स्टूडेंट्स जो होंगे उनको डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट कोर्सेज में लाइक वोकेशनल कोर्सेज में एंट्री दो. वोकेशनल कोर्सेज में आफ्टर 8th तक बच्चे को ये देखो कि कैसा बच्चा है. अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ टिल्ट करो और जो थोड़ा डिजर्विंग, थोड़ा एवरेज से बेटर है तो वो डिजर्विंग स्टूडेंट को आप 10th-12th में एंट्री दो. तभी जाके आगे एजुकेशन का जो एक्चुअली हायर एजुकेशन की बात है वो सही से फुलफिल हो पाएगी, जो विजन है वो कंप्लीट हो पाए. हर्तोग कमेटी का ये रिकमेंडेशन था. इट इज द सब कमेटी ऑफ साइमन कमीशन. उसने क्या देखा कि एजुकेशन की कंडीशन बहुत वेरी पुअर. तो उसके लिए रीजन बोला कि बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं और सभी को एडमिशन मिल जा रहा है और सब 10th-12th में चले जा रहे हैं और जो डिजर्विंग है नहीं है सबको हो जा रहा है. तो इससे एजुकेशन बढ़ रही है बट वो एक्चुअल क्वालिटी डाउन है. तो उसको उन्होंने बोला कि जो डिजर्विंग, जो अच्छे बच्चे हैं उनको 10th-12th की तरफ भेजो और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज की जरूरत लो जिनके अंदर एक लाइफ स्किल्स डेवलप हो और वो हेल्प कर पाए नेशन बिल्डिंग में. सो सप्रू कमेटी रिपोर्ट अगेन 1934 में आती है और उसमें बोला जाता है कि 12th क्लास को, जैसे अब तक एक कमेटी के बाद अब स्कूलिंग जो हो गई थी 12th तक हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि 12th को अबॉलिश कर दो. 12th अबॉलिश करके स्कूलिंग जो होगी आपकी फिर 11 ईयर्स की स्कूलिंग हो जाएगी. अब उस 11 ईयर्स की स्कूलिंग को उन्होंने बोला कि दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. एक इनिशियल 5 ईयर्स जो प्राइमरी के हो गए और नेक्स्ट 6 ईयर जो आपके सेकेंडरी के हो गए. अगेन दिस 6 सेकेंडरी वाले इनको दो पार्ट में ब्रेक किया गया. 3 लोअर सेकेंडरी एंड 3 हायर सेकेंडरी. जो बच्चा यहां तक पहुंचेगा
प्राइमरी कंप्लीट करेगा और फिर 3 लोअर सेकेंडरी कंप्लीट करेगा, तो इसके बाद वो एंट्री ले सकता है फॉर वोकेशनल एजुकेशन। अगर वो हायर स्टडीज में नहीं जाना चाह रहा तो 5 और 3 8 साल के बाद वो वोकेशनल एजुकेशन में एंट्री मार सकता है। और जिस बच्चे को हायर स्टडीज में जाना है तो वो 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करे और 3 ईयर की लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो 3 ईयर का हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद फिर वो हायर एजुकेशन के लिए जाए। तो इनका भी कुछ इस तरह का सप्रू कमेटी जो 1934 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो वो इस तरह का प्लानिंग करती है। कहती है कि 12th को अबॉलिश कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसा था कि इन विच ऑफ द कमेटी बिफोर इंडिपेंडेंस रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ 12th। तो ये थी सप्रू कमेटी। और 12th का करने के बाद स्कूलिंग को 11 ईयर की बोल रहे हैं, 1 to 12, 1 to 11, और उसको फिर सब पार्ट में ब्रेक किया। फर्स्ट 5 year फॉर प्राइमरी, नेक्स्ट 6 year फॉर सेकेंडरी, एंड the 6th year of the secondary divided into 2 parts, 3 years for lower secondary and another 3 years for higher secondary. And after having the 3 year lower secondary, the student can go for the vocational education. Similarly, if a student want to go for higher education after completion of 3 lower secondary, he or she has to admit into 3 higher secondary also, then he or she can enter into the higher education or the university education. तो ये आपका सप्रू कमेटी 1934 में जो रिपोर्ट आती है वो रिकमेंड करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबॉट एंड वुड रिपोर्ट। अबॉट एंड वुड रिपोर्ट 1937 में सबमिट होती है। इसमें बेसिकली एक हायरार्की डेवलप करी जाती है। ये क्या कहते हैं, इट रिकमेंडेशन इनकी क्या होती है, कंप्लीट hierarchy of vocational institutions parallel with general education. Parallel with general education. General education, अब दो तरह की एजुकेशन है, एक जनरल एजुकेशन और एक आपकी है वोकेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन मींस एकेडमिक एजुकेशन की बात हो रही है और वोकेशनल एजुकेशन मींस ट्रेड स्पेसिफिक, जो टेक्निकल ट्रेड स्पेसिफिक एजुकेशन की बात हो रही है। तो जब जनरल एजुकेशन और इसके साथ पैरेलल की कैसे बात हो रही है, उन्होंने क्या बोला कि अभी जनरल जब तक हमारी जो स्कूलिंग हो रही थी 1 to जैसे 8 के बाद बच्चे 9th 10th कवर करते थे, फिर 11th 12th, यहाँ के बाद स्कूल लीव करके ये यूनिवर्सिटी में एंट्री मारते थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जैसे आज होता है। तो इन्होंने बोला कि इसके साथ पहले एजुकेशन वोकेशन की बात की। इन्होंने सबसे पहले पॉलिटेक्निक्स जो ओपन हुए इसी रिपोर्ट के बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक्स की बात की। तो पॉलिटेक्निक्स आफ्टर 10 ईयर्स की स्कूलिंग के बाद बच्चा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एंट्री कर सकता है और ये इक्विवेलेंट होगा आपका जब बच्चा पॉलिटेक्निक कर लेगा जो आपका +2, 12 और 1 ईयर ऑफ डिग्री कोर्सेस। तो पॉलिटेक्निक जैसे आज के टाइम पे भी आप देखते हो, जैसे बच्चा पॉलिटेक्निक करता है उसका सेकेंड ईयर में बीटेक करना चाह रहा है तो उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो उसी तरह का कंसेप्ट ये सबसे पहले इवोल्व होता है वुड एंड अबॉट एंड वुड रिपोर्ट। ये रिकमेंड करती है इस तरह का स्ट्रक्चर कि आपको एक पैरेलल वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करनी होगी विद द जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन के साथ साथ अगर कोई वोकेशनल एजुकेशन करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो बाद में फिर से जनरल एजुकेशन की तरफ आ रहा है तो उसको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो मींस एक इधर से उधर एंट्री हो जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन करता है अबॉट एंड वुड रिपोर्ट 1937। 1937 में एक और एक स्कीम निकल के आती है, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम ये कांग्रेस का एक सेशन होता है, कांग्रेस का एजुकेशन के ऊपर एक सेशन होता है। वर्धा आपका गुजरात में एक जगह है और वहां पे इनका एक सेशन होता है, वहां पे बेसिक एजुकेशन के ऊपर इनकी बात होती है। तो इसके जो कमेटी का हेड होता है वो होते हैं जाकिर हुसैन। तो इस कमेटी को जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जाकिर हुसैन कमेटी। और इसको इन्होंने नई तालीम
नाम भी देते हैं इसे, नई तालीम। और ये गांधी जी के आइडियाज के ऊपर होती है। गांधी जी का जो आइडिया है, हरिजन जो उनकी मैगजीन होती है उसमें उनके कुछ आइडियाज होते हैं, वहीं से इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। तो इनमें दो बातें मेजर होती हैं। एक में बोला जाता है कि बेसिक हैंडीक्राफ्ट इन सिलेबस ऐड करने की बात की गई उन्होंने। जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट मीन्स आप जो जनरल एजुकेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन कुछ ऐसा काम, टूल्स, इक्विपमेंट्स को हैंडलिंग का काम आना चाहिए, सिलेबस में ऐड किया गया, जिससे उनको अपार्ट फ्रॉम जनरल एजुकेशन कुछ वोकेशनल टाइप ऑफ एजुकेशन की भी बात इन्होंने मिक्स विद द स्कूलिंग। और आगे इन्होंने इसको बोला कि इसका जो आइडिया दिया इनको बोला इन्होंने लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी मीन्स जो स्कूलिंग, जो रोड लर्निंग जो सिस्टम चला रहा है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएं और उसके साथ साथ वो जो रियल इस लाइफ स्किल्स है उनको इनकलकेट करें, जिससे बच्चा एक जनरल एजुकेशन के साथ साथ जो डेली यूज में होने वाले काम से जिनकी स्किल्स की जरूरत पड़ रही है वो भी कंप्लीट कर पाए। तो ये 1937 में होता है। आगे हम बात करते हैं 1941। 1941 में सबसे पहले इस तरह की बात अच्छे से इंप्लीमेंट की जाती है, वार टेक्नीशियन स्कीम आती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है और ये 1945 तक चलता है, टिल द बॉम्बिंग इन द जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो देखिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के आर्मी, इंडिया से जो आर्मी ब्रिटिश ने जो रिक्रूट की हुई थी वो आर्मी भी इन्वॉल्व होती है वॉर में। और वॉर के टाइम पे कुछ टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, वॉर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी का जो भी यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, जो भी वो डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनको कहीं बीच में खराब हो जा रहा है तो उसको सही करने के लिए कोई बंदा चाहिए। और इतना मेजरली प्रोडक्शन था नहीं, तो वार था, वर्ल्ड लेवल वॉर हो रहा है। तो उस टाइम पे 1941 में इनकी एक स्कीम निकल के आती है, उसमें वो ट्रेन करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के उन टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आपका क्या करते हैं, वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए बेसिकली इनको ट्रेनिंग दी जाती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात होती है। तो ये जो आपका होता है सबसे पहला इंडिया में जो स्टार्ट होता है ये 1941 में, ये कौनी बिलासपुर करके एक जगह है, कौनी बिलासपुर। ये पहले एमपी में था, अभी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहला अगर वॉर टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट की ओपन करने की बात होती है, आईटीआई काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट की ओपन होने की बात होती है। एग्जैक्टली आईटीआई नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली आईटीआई तो बाद में स्टार्ट होता है, बट 1941 में नींव रख जाती है इस तरह के इंस्टीट्यूट की। तो वार टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट जो ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे ट्रेनिंग करवाई जा रही है, टेक्नीशियंस बनाए जा रहे हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट को इमरजेंसी कंडीशन में वो ठीक करेंगे। तो ये इंडिया में कहां पे होता है, कौनी बिलासपुर करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में। और इसमें ये बेसिकली वही टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो डिफेंस में रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट को रिपेयर मेंटेन करने की, उसके लिए ये सबसे पहले स्टार्ट होता है। फिर 1944 में सर्जेंट प्लान आता है। ये इंप्लीमेंट नहीं होता बट आता है, क्योंकि इस टाइम सर्जेंट जो होता है एजुकेशन एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 1944 में वो अपना एक रिपोर्ट सबमिट करता है। वो कहता है कि अगर इस तरीके से चला जाए तो आने वाले 40 साल में एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यूके के एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वो अलग बात है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद ये चीजें चेंज हो गई, गवर्नमेंट हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे हिसाब से फिर चीजें चली, फिर उनके हिसाब से चीजें नहीं चली। थोड़ा हाइपोथेटिकल था इनका। तो अगर हम बात करें, हम डिटेल में इसे देख चुके हैं, पर हम वोकेशनल एजुकेशन के लिए हम देखें तो इन्होंने क्या बोला कि जो 10th हो रही है, 10th के आफ्टर 10th क्या करना चाहिए। जब तक बच्चे ने 10th कर ली, इसके बाद उसको दो स्ट्रीम बनाई जाए आगे, एक एकेडमिक और एक आपका वोकेशनल एंड टेक्निकल।
जो 11th-12th होगी वो एकेडमिक के लिए अलग होगी और वोकेशनल एंड टेक्निकल के लिए अलग होगी। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आगे हायर एजुकेशन में जाएगा बच्चा। तो ये सर्जेंट का प्लान था। आगे 1945 में ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन। मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 1945 में जाके। जब ये एंड होता है तो बहुत सारे आपके जो वो थे आर्मी पर्सनल थे वो कुछ डिसेबल्ड हो जाते हैं। जो डिसेबल्ड हो जाते हैं तो वो आर्मी के तो किसी काम के नहीं बचे, तो आर्मी तो उनको नहीं रख पाएगी। बट क्योंकि उन्होंने फाइट किया है अपना, जो भी उनका डिसेबल हुआ है, पार्ट डिसेबल हुआ है, उसमें उनका कोई एक डेडिकेशन रहा है, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनको क्या किया, उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन निकाली। उनके लिए वो टेक्निकल और या वोकेशनल एजुकेशन देंगे, वोकेशनल एजुकेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। और एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन को डिसेबल को उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उनको जो भी गवर्नमेंट के ऐसे इंडस्ट्री के एरिया है जहां पे उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है वहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिससे कि वो आगे आने वाले टाइम में आर्मी की इनडायरेक्टली हेल्प कर पाए। जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की बात हो या फिर उनके मेंटेनेंस रिपेयरिंग की बात हो, वहां पे उनको एब्जॉर्ब किया जाए, ना कि डायरेक्टली जो कॉम्बैट सिचुएशंस में लड़ाई में वो युद्ध में यूज नहीं किए जा सकते। तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाला, उनके लिए क्या किया जाए, 1945 में किया गया। उसके बाद देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होता है तो 1947 में, उसके बाद जो सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। पॉवर्टी एट द पीक होती है और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई होती हैं कि नया नया पाकिस्तान बना होता है, उस टाइम पे जो दंगे चल रहे होते हैं, देश की इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही होती है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो देश को एक नए स्कीम्स नए आइडिया के साथ चलाना होता है। सबसे पहली जो चीज उनके दिमाग में आती है कि एक ही चीज है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो देश को एक नए डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है मींस एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता है, और एजुकेशन पे भी डिफरेंट डोमेन पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर की बात होती है तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है हमारी, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर को बढ़ने से पहले उसके एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाए, उनके रिसर्च वर्क बढ़ाया जाए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन करी जाए, प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जाए, जिससे कि डिफरेंट ट्रेड के स्किल्ड वर्कर मिल सके। ये सब सारी बातें आफ्टर इंडिपेंडेंस होती है और बहुत सारी कमेटीज, रिपोर्ट्स, इन सब के बाद ये चीजें चलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो हमें राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो उनका रिकमेंडेशंस भी वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या होता है, ये कहते हैं कि प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं कि क्या है, डिफाइन करते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन और एंड वोकेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं कि हमें इसी पे एम्फेसिस करना होगा। अगर कंट्री को कुछ ग्रो करना है सही डायरेक्शन में तो इसी पे एम्फेसिस करना होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, स्किल्ड वर्कर मिलेंगे जो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इंडस्ट्री जब सही स्किल्ड वर्कर उन्हें मिलेंगे तो इंडस्ट्री से हमारा देश का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगा, और जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेशन में हम एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले एम्फेसिस किया जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन को डिफाइन किया और उन्हें बढ़ावा देने की बात की। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारा जैसे देश एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े उसके लिए रिसर्च और यूनिवर्सिटीज का ओपन करने की बात की। तो इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर कॉलेज ओपन हो, कहां पे ओपन हो, रूरल एरियाज में, क्योंकि एग्रीकल्चर कहां पे होती है, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर कॉलेजेस के ओपन करने की बात की गई। इससे अलग मेडिकल कॉलेजेस की बात की गई। जब तक मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, ये पैरामीटर फुलफिल नहीं होगा, तो हमारे देश के डेवलपमेंट की बात नहीं हो सकती।
प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल के पार्ट थे, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वोकेशनल, टेक्निकल, कॉमर्स, ट्रेड, इन सबके स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिए गए थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये मेजर इसमें रिकमेंडेशंस थे, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करनी है कि सबसे पहले डेफिनेशन और प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की दी गई यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, और ये कहा गया कि इन पे एम्फेसिस करने की जरूरत है, तभी हमें स्किल्ड वर्कर मिल पाएंगे और इंडस्ट्री में वो अच्छा योगदान दे पाएंगे, जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। और जो मेन इश्यूज चला रहा है पॉवर्टी का और हंगर का, वो सब का बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम्स इस टाइम पे, तो उसको रिड्यूस करने में ये हेल्पफुल होगा। तो इसी चीज को आगे जब इनकी रिकमेंडेशन चल रही थी, तो साइड बाय साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान की कि जब वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, वोकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करे जाएंगे, तो उन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए या ट्रेनर्स चाहिए, तो उन ट्रेनर्स को ट्रेनिंग भी चाहिए, तभी वो ट्रेनीज को ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो इन्हीं के लिए सबसे पहले 1948 में क्या ओपन किया गया, सीटीआई, पहला सीटीआई ओपन किया गया 1948 में। सीटीआई बोले तो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो पहला क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन होता है 1948 में। ये क्या करता है, ये क्राफ्ट्स जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट है, क्या कराता है, ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। जो इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, पहले वो ट्रेंड होंगे, तभी तो वो आगे जो न्यू ट्रेनीज है उनको ट्रेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, क्योंकि आगे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो आगे आगे जो पॉलिसीज है, सबसे पहले उन्हें पता लगा कि हमें वोकेशनल की तरफ जाना है और वोकेशनल में हमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने हैं। तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करने से पहले उन्हें पढ़ाने वाले ट्रेनर्स चाहिए, तो उन ट्रेनर्स को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट सबसे पहले सीटीआई ओपन किया गया, और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फॉरेन कंट्रीज की हेल्प से ये इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ, और वहां से जो ट्रेनर्स जो जिनकी एडमिशन हुए वहां पे ट्रेनर्स डेवलप किए गए। दो साल का प्रोग्राम चला। तो जब ये कंप्लीट हो गया, तो आगे क्या होता है देखते हैं। 1950 में फिर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम आती है, सीटीआई। सीटीआई जो स्कीम है आपकी, CITS बोलते हैं वैसे, क्राफ्ट्समैन CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ये बेसिकली इसमें क्या किया गया, अब क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं, तो अब आपको इंस्टीट्यूट ओपन करने हैं। तो इसी स्कीम्स के अंतर्गत करीब 50 ITIs ओपन किए गए अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर द ITIs इन इंडिया ओपन फर्स्ट। तो 1950 में सबसे पहले फर्स्ट ITI ओपन हुआ, और 1948 में फर्स्ट CTI। तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब ओपन होता है, 1950 में, और CTI क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, 1948। अब इसमें भी जब ये 1950 में स्टार्ट होते हैं, ITI ओपन होते हैं, तो 1950 में स्टेटस ये होता है कि सारे के सारे इनका एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग वाज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर इन 1950। फिर 1956 तक आते आते क्या हो जाता है कि एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर स्टेट गवर्नमेंट, जो आज तक चला आ रहा है। 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में खोले जाते हैं ये ITIs, और 1956 तक आते आते ये एडमिशन का और एडमिशन का रोल स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये पूछा सकता है, ऑन विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड ओवर द एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट्स इन 1956। अब 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है।
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है, और या फिर कह सकते हैं पैरेलल में बात होती है, तो ये बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भेजता है जो हमारे आगे आज तक के उस जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है उसमें हेल्प करता है। तो अभी तक हम ये इतना कवर किए, टोटल 1950 तक हमने कवर किया है। आगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें या फिर कुछ अगले कमीशंस और कमेटीज की बात करें, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर 9 हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं। पहले एक बार गो थ्रू हो जाता है हमने क्या क्या देखा, और फिर इसको मतलब रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी। 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। सबसे पहला कहीं कुछ बात होती है वोकेशनल एजुकेशन की, तो सबसे पहले बात होती है वुड्स डिस्पैच में 1854 में। हंटर कमीशन 1882 में हाई स्कूल को वो दो पार्ट में ब्रेक करता है, कहता है कि लिटरेरी कोर्सेज होने चाहिए या फिर वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज के बाद वो कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए चला जाएगा बच्चा, और लिटरेरी कोर्सेज के बाद वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंट्री कर जाएगा। आगे 1929 में हर्तुग कमेटी आती है, वो साइमन कमीशन का सब पार्ट होती है। वो एजुकेशन कमीशन के कंडीशंस के ऊपर कहती है कि डिग्रेड हो गई है, और उसमें वो कहते हैं कि जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो ही जाएं 10th-12th में, एवरेज स्टूडेंट्स हो वो जो वोकेशनल कोर्सेज की तरफ उनको टिल कर देना चाहिए। 1934 में सब कमेटी रिपोर्ट आती है, वो कहती है 12th को एबॉलिश कर दो और 11 ईयर की स्कूलिंग कर दो, उसको डिफरेंट पार्ट में हमने यहाँ पे ये देखा। आगे 1937 में एबॉट एंड वुड रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि जो आपका वो पहले स्ट्रक्चर देती है, वो कहती है जनरल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन का एक पहले स्ट्रक्चर होता है, और आज के जो पॉलिटेक्निक्स ओपन होते हैं इसी रिपोर्ट के सबमिशन के बाद होते हैं। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये कांग्रेस का एक सेशन में उनका वर्धा स्कीम आती है, वो कहते हैं कि इसको ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाद कांग्रेस जो मिनिस्ट्री है वो रिजाइन कर जाती है, मिनिस्ट्री रिजाइन कर जाती है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है और वो जो कांग्रेस की डिमांड होती है वो मानी नहीं जाती, तो फिर ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। ये गांधी के आइडिया पे होती है। जाकिर हुसैन इनके कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। बेसिक हैंडीक्राफ्ट को सिलेबस में इंक्लूड करने की बात करते हैं। आगे 1941 में वॉर टेक्नीशियन स्कीम, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, ये इंस्टीट्यूट खोला जाए। उस इंस्टीट्यूट में ये सबसे पहले खोला जाता है कोनी बिलासपुर, जो पहले एमपी में हुआ करता था और वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। 1939 में 39-45 में जो वॉर होता है उसके बीच में 1941 में ये इंस्टीट्यूट खोला जाता है। 1944 में सर्जेंट प्लान आता है, वो कहता है 10वीं के बाद जो 11th-12th है उसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक जगह एकेडमिक के लिए बोलो और एक जगह वोकेशनल एजुकेशन की बात करो टेक्निकल, तो वो डिफरेंट होना चाहिए, ये बात करता है। ये भी इंप्लीमेंट नहीं होता। 1945 में ट्रेनिंग स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन जो अभी वॉर में फाइट करके आए हैं और डिसेबल हो गए, तो वो आर्मी के कोई कॉम्बैट एप्लीकेशंस के लिए तो यूज होगा नहीं, तो उनको कैसे आगे उनके लिए कुछ ऐसे प्रोविजन रखे हैं जिससे वो सरवाइव करवा पाए लाइफ में, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई, और जिनको वो डिफेंस की इंडस्ट्री में यूज कर पाए। ये 1945 में हुआ। फिर इंडिपेंडेंस के बाद चीजें होती हैं। 1948 में 48-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आती है, उस सबसे पहले उसमें प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन को डिफाइन किया जाता है और उसमें इम्फेसिस करने की बात की जाए जिससे कि आगे इंडस्ट्री में वो लोग हेल्प कर पाए। ऐसे ही 1948 में ट्रेनिंग स्कीम फॉर क्राफ्ट्समैन, ये आपका ये क्राफ्ट्समैन मतलब सबसे पहले जो सीटीआई ओपन होते हैं इसी के अंडर में, क्योंकि वो कहते हैं कि अब आगे आईटीआई ओपन करेंगे तो उससे पहले सीटीआई ओपन करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ट्रेनर्स की नीड है, ट्रेनर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 1948 में सीटीआई ओपन हो। और 1950 में आईटीआई ओपन होते हैं, 50 आईटीआई के आसपास ओपन होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और ये बेसिकली बच्चों की जो सीटीएस जो ट्रेनिंग चलती है, ट्रेड सर्टिफिकेट वाली कोर्सेज चलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होते हैं। टोटली एवरीथिंग इन 1956 से आते ये एडमिशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट चला जाता है। तो ये हमने अभी इतना टॉपिक कवर किए। आगे जो टॉपिक्स हैं आने वाले 2-3 लेक्चर्स में उन्हें खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड चैलेंजेस रहे, नीड रही, स्कोप क्या है, वो सब देख के फिर उसके क्वेश्चंस, और ये इसके बाद ये मॉड्यूल 2 खत्म हो जाएगा, हम मॉड्यूल 3 में एंट्री करेंगे। ओके, थैंक यू।